चलिए बच्चों नमस्कार। तो अब देखते हैं आज के इस लेक्चर में कि ओपन मार्केट ऑपरेशंस जो हैं वो अभी क्यों खबरों में हैं और क्यों मेरे हिसाब से अगले पूरे एक साल इसके ऊपर क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो ओपन मार्केट ऑपरेशन के बारे में आज हम बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझिए खबरों में क्यों हैं। शायद आपको पता हो कि जो 9 अक्टूबर को जो मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस की गई है, जो मौद्रिक नीति अनाउंस की गई है आरबीआई के द्वारा, उसमें ओपन मार्केट ऑपरेशंस के बारे में कुछ बात की गई थी। पहली बात तो ये, अब ये बात कोई नई तो है नहीं। अगर ओपन मार्केट ऑपरेशन के बारे में आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी में बात हुई है तो कोई नई बात तो है नहीं। तो नया क्या है उसमें कुछ नया है, वही मुझे आज डिस्कशन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम आगे बढ़ने से पहले ये समझते हैं कि ओपन मार्केट ऑपरेशन होता क्या है। देखिए, आपको मॉनेटरी पॉलिसी का जो लेक्चर है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप चाहें तो वहां जाके देख सकते हैं। अगर आपने पहले से देखा है तो आपको पता है मॉनेटरी ओपन मार्केट ऑपरेशन होता क्या है। ऐसे बच्चे जिन्होंने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं सजेस्ट तो यही करूंगा, आप पहले उस वीडियो को देख लीजिए। इन केस अभी नहीं देख पाए हैं तो मैं हल्का सा आपको ओवरव्यू दे देता हूं कि ओपन मार्केट ऑपरेशन होता क्या है। ठीक है, बल्कि मैं पूरी तरह समझा देता हूं कि ओपन मार्केट ऑपरेशन होता क्या है। देखिए, ओपन मार्केट ऑपरेशन इज अ टूल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है आरबीआई की, आप जानते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी को कौन जारी करता है? आरबीआई जारी करता है। मॉनेटरी पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव क्या है? उसके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हैं। प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या है कि मार्केट के अंदर जो पैसा है, जो लिक्विड मनी है, उसको कंट्रोल करना। भाई, हम जानते हैं कि अगर महंगाई बढ़ेगी तो महंगाई क्यों बढ़ेगी? क्योंकि मार्केट में मॉनेटरी पॉलिसी, मार्केट में लिक्विड मनी ज्यादा है तो महंगाई बढ़ जाती है। अगर मेरी जेब में पैसा होगा तो मैं ज्यादा सामान खरीदूंगा, और अगर मार्केट में महंगाई नहीं है, चीजों की डिमांड कम है, तो आरबीआई को ऐसी पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी कि मार्केट में पैसा, लिक्विड मनी ज्यादा जाए। अभी लिक्विड मनी का मतलब क्या है? देखिए, लिक्विड मनी का मतलब है कि मान लीजिए मेरे पास 1 लाख रुपया है, मेरी जेब में 1 लाख रुपया है, और मैं उस 1 लाख रुपए से जा करके मैंने क्या किया? मैंने सोना खरीद लिया, सोना खरीद के अपने घर में रख लिया। तो मेरे लिए वो 1 लाख रुपए का एसेट, 1 लाख रुपए ही का एसेट क्रिएट किया है उसने, लेकिन लिक्विड मनी कम हो गई। अब कल अगर मुझको दिवाली के पटाखे खरीदने हैं तो अब उस सोने को तोड़ कर तो लेके नहीं जाऊंगा ना मैं। भाई, ये टेंडेंसी तो नहीं होती कि सोने को लेकर के दिवाली के पटाखे खरीदने चले जाएं हम लोग, या मैं कोई बॉन्ड खरीद लूंगा। मान लीजिए, हो सकता है 1 लाख रुपए से मैंने कोई बॉन्ड खरीद लिया, कोई 10 साल का या 5 साल का बॉन्ड खरीद लिया, जिसमें 1 लाख रुपए जमा करने के बाद मुझे 10 साल के बाद 1,70,000, 1,80,000 इस प्रकार से मिलेगा। तो बॉन्ड जो खरीद लिया था, वो पैसा तो मेरे पास है, पैसे की एसेट वैल्यू तो मेरे पास है, बट वो लिक्विड मनी नहीं है। लिक्विड मनी वो तभी था जब वो मेरे पास रेडिली अवेलेबल था टू स्पेंड। अब देखिए, होता क्या है, आप जानते हैं कि पिछले कुछ समय से, जब से कोविड शुरू हुआ है, मार्केट में लोगों की आमदनी घटी है, बहुत घटी है, बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली नीचे आई है। कुछ सेगमेंट को छोड़ दें तो ओवरऑल बहुत कम हुआ है। इससे लोगों की जेब में जब पैसा नहीं है तो मार्केट में परचेज नहीं करेंगे, वो सिर्फ बेसिक ज़रूरतों की चीज़ें परचेज की जा रही हैं। तो जब तक मार्केट में चीज़ें परचेज नहीं की जाएंगी तब तक इंडस्ट्रीज कैसे बढ़ेंगी? और ये तो पूरा एक साइकिल है। जैसे मान लीजिए मोबाइल फ़ोन की बात करते हैं हम लोग। मोबाइल फ़ोन एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। ये तमाम लोगों को रोज़गार देता है, तमाम लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है, डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। डायरेक्टली ऐसे कि मोबाइल फ़ोन की कंपनीज लोगों को अपने एम्प्लॉयमेंट पर रखती हैं। इनडायरेक्टली ऐसे कि जब वो मोबाइल फ़ोन ख़राब होते हैं तो बहुत सारे लोग उनको सही करने के रोज़गार में लगे हुए हैं, मोबाइल फ़ोन बेचने के रोज़गार में लगे हुए हैं। मोबाइल फ़ोन की प्लास्टिक जहाँ से आती है, वो एमएसएमई छोटी छोटी जो कंपनीज़ हैं, वहाँ से लोग पैसा कमाते हैं। जहाँ से मोबाइल फ़ोन के चार्जर जो लोग बनाते हैं, वो लोग पैसा कमाते हैं। तो बहुत से लोगों को ये रोज़गार देता है। लेकिन अगर मोबाइल फ़ोन लोग खरीदेंगे ही नहीं क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है तो कैसे होगा? तो नहीं हो पाएगा काम। तो मोबाइल फ़ोन अगर नहीं खरीदेंगे तो इन लोग का रोज़गार चला जाएगा। बहुत सारे लोगों का पैसा ऑलरेडी जो आ रहा था वो आना बंद हो जाएगा। तो भैया, मोबाइल फ़ोन की बिक्री होना ज़रूरी है अर्थव्यवस्था के लिए। मोबाइल फ़ोन का मैंने एग्जाम्पल लिया है, हर चीज़ की बिक्री होना अर्थव्यवस्था के लिए ज़रूरी है। तो मोबाइल फ़ोन जो है कब बिकेगा? जब मेरी जेब में लिक्विड मनी होगी। ठीक है, तो अगर सरकार को मार्केट में डिमांड क्रिएट करनी है, डिमांड बढ़ानी है, तो उसको कैसी पॉलिसीज अपनानी चाहिए कि भाई मार्केट में लिक्विड मनी बढ़ जाए। और अगर
मार्केट में बहुत महंगाई हो रही है चीज़ों को लेकर के, लोग बहुत सामान खरीद रहे हैं क्योंकि उनके पास लिक्विड मनी बहुत है, तो कुछ ऐसी पॉलिसीज़ सरकार अपनाती है कि जिससे कि लिक्विड मनी मार्केट से कम हो जाए। बस यही है मॉनेटरी पॉलिसी। मोटे तौर पे बात करें तो मॉनेटरी पॉलिसी यही है। CRR, इसके बहुत सारे टूल्स होते हैं, CRR, SLR, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, और बहुत सारे टूल्स में से एक बड़ा इंपॉर्टेंट टूल है ओपन मार्केट ऑपरेशन। 9 अक्टूबर 2020 को जो मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस की गई, उसमें अगर आपने पढ़ा हो उसके बारे में, तो उसमें CRR, SLR या रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट में कोई चेंज नहीं किया गया। तो क्या किया गया उसमें? उन्होंने कहा कि भाई हमको मार्केट में लिक्विड मनी बढ़ानी है, उसके लिए हम क्या करेंगे, हम ओपन मार्केट ऑपरेशन लेकर आएंगे। अब ओपन मार्केट ऑपरेशन को समझिए कि ये होता क्या है। एक लाइन में अगर बात करें तो सेलिंग एंड परचेजिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को हम कहते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। इट इज सेल एंड परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इट इज नोन एज ओपन मार्केट ऑपरेशन। सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है, अब थोड़ा ये भी समझना पड़ेगा हमको। सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है कि देखिए, जैसे आपने अब जैसे ये सरकार है, गवर्नमेंट है, सरकार ने, ये जनता है मान लीजिए, सरकार ने आपसे कहा कि भाई मुझे कुछ उधार दे दो, तो आपने कहा बिल्कुल दे देंगे सर। तो सरकार ने कहा भाई 8% की आपको हम, या 7% की आपको ब्याज देंगे। तो जनता ने सरकार को जो पैसा दिया, उसके एवज में, उसके बदले में सरकार जनता को क्या देगी भाई, एक पेपर देगी ना, एक पेपर देगी जिस पर ये लिखा होगा कि अंकुर श्रीवास्तव जी ने मुझे 2,000 रुपये उधार दिए हैं, और अगले साल जब ये आएंगे तो मैं इनको 2,200 रुपये वापस कर दूंगा, यानी कि 10% ब्याज दे दूंगा। तो ये जो पेपर है, इस पेपर को कई नामों से जाना जाता है। इसका एक नाम बॉन्ड होता है, और इसका एक नाम ट्रेजरी बिल होता है, एंड सम अदर्स ऑल्सो। अभी बॉन्ड माना जाता है, इसके लिए आप इतना समझिए, ज़्यादा टेक्निकल जाने की जरूरत अभी नहीं है। तो ये बॉन्ड है। तो ये जो बॉन्ड है, यही तो मेरे पास है एक चीज़ जिसके एवज में मैं कह सकता हूं भाई ये दूंगा तो मुझे पैसा वापस मिलेगा। तो ये बॉन्ड ही सिक्योरिटी है। तो सरकार के जो उधार लेने का इंस्ट्रूमेंट है उसको GSEC या गवर्नमेंट सिक्योरिटी कहते हैं। ठीक है। दूसरी बात, ये मान लीजिए 1,000 रुपए का है, 1,000 रुपए, ये चीज़ समझिए जरा। अगर ये बल्कि मैं इसको यहां बना देता हूं बीच में आपको समझने के लिए। ये मान लीजिए 1,000 रुपए का है, और सरकार ने कहा कि 10% आपको ब्याज मिलेगी। तो ये दो तरह से हो सकता है, या तो 1,000 का मैंने खरीदा और उसके बाद मैंने अगले साल सरकार ने मुझे 1,100 रुपये दे दिए। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें क्या होता है, ये इस पर रेट होती है 1,000 रुपये, और ये डिस्काउंटेड रेट पर मिलता है। डिस्काउंटेड रेट पर मिलता है। डिस्काउंटेड रेट मतलब मान लीजिए कि सरकार ने कहा कि भाई 1,000 रुपये का है ये पेपर, लेकिन आपको जो मिलेगा वो 80 रुपये, 800 रुपये में। तो 800 रुपये में ले लीजिए आप। अगले साल आप आइएगा 1,000 रुपये आप ले जाइएगा, क्योंकि इस पर लिखा 1,000 रुपये है। तो इसमें मेरी परसेंटेज ब्याज कितनी हो गई, मेरी इंटरेस्ट कितनी हो गई, तो आप कैलकुलेट करेंगे तो इंटरेस्ट वुड बी 25%। मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, 25% की इंटरेस्ट का कोई बॉन्ड नहीं होता है। 6%, 7%, 8%, 5% इस तरह से रहते हैं। तो डिस्काउंटेड रेट आपको समझ में आया। अब ये जो 800 रुपये का मैंने जो पेपर खरीदा है, ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है कि मैंने 800 रुपये का मैंने खरीद लिया है, मुझे मालूम है अगले साल मुझे 1,000 का मिलने वाला है, 2 महीने बाद मुझे पैसे की ज़रूरत है। तो मैंने अपने दोस्त से बात की, यार सुनो यार, ये जो बॉन्ड है ना मेरे पास है, 800 का खरीदा था, 1,000 में बिकेगा, मुझे पैसे की ज़रूरत है। तो मुझे तुम एक काम करो, मुझे 850 दे दो यार, मुझे 850 दे दो, तुम अगले साल इसको, बल्कि अगले साल में तो अब 7-8 महीने रह गए, तो अगले साल आप इसको तुम 1,000 रुपये में खरीद लेना। तो दोस्त भी एग्री हो जाएगा, बोले ठीक है साहब। तो उसका 50 रुपये का लॉस है। लॉस क्या मतलब, उसका प्रॉफिट थोड़ा कम हो गया, क्योंकि महीने भी थोड़े कम हो गए यहाँ पे। तो इसको नेगोशिएट करके मार्केट में, सेकेंडरी मार्केट में बेचा जा सकता है। तो ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की कैटेगरी में आता है। बात समझ में आ रही है? इस तरह से काम करता है। मोटा मोटा आइडिया आपको होना जरूरी है, क्योंकि खबरों में जब कोई चीज होती है तो उससे छोटे मोटे क्वेश्चंस बन जाते हैं। दूसरी बात आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये आपको खरीदना है अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ओपन मार्केट के अंतर्गत, जो ओपन मार्केट ऑपरेशंस में जो जाती हैं, वो कहां से खरीदेंगे आप? तो बेटा स्टॉक एक्सचेंज से आप खरीदते हैं इसको। स्टॉक एक्सचेंज जो है आप उससे इसको खरीद सकते हैं। ठीक है, एक तो ये बात हो गई। दूसरी बड़ी, अब जरा इंपॉर्टेंट बात की तरफ हम चलते हैं कि इससे फायदा क्या होता है, फायदा या नुकसान, या इसका इंपैक्ट क्या पड़ता है। अब आप समझिए, सरकार ने गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल की मतलब
ये गवर्नमेंट है, ये मैं हूं, हमारी जनता है। सरकार ने गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल की, मतलब वो पेपर सरकार ने जनता को बेचा और जनता ने क्या दिया, जनता ने सरकार को रुपए दे दिए, उसके एवज में, उसके अगेंस्ट में रुपए दे दिए कुछ। तो यानी कि जनता के पास जो लिक्विड मनी थी वो कम हो गई, है ना, लिक्विड मनी कम हो गई और जनता के पास एक एसेट क्रिएट हो गया, लेकिन लिक्विड मनी नहीं है। तो अब जनता के पास खर्च करने के पैसे कम हो जाएंगे। तो जब भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल की जाएंगी सरकार के द्वारा, या इस केस में आरबीआई करता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन इज अ फंक्शन परफॉर्म्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो आरबीआई जब गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल करेगा तो मार्केट से लिक्विड मनी कम हो जाएगी। उल्टा जब होगा, यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट से आरबीआई सेल कर रहा है कि भैया चलिए मुझे गवर्नमेंट सिक्योरिटी जिसके पास है मुझे बेच दीजिए आप, तो जब सेल कर रहा है तो आरबीआई, इसको गवर्नमेंट ना लिख करके मैं आरबीआई लिख देता हूं, दैट वुड बी मोर एप्रोप्रिएट। तो आरबीआई ने जनता से कहा कि जनता जी आप मुझे बेचिए, क्या बेचिए, आप मुझे बॉन्ड बेचिए, गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेचिए और मैं आपको उसके एवज में रुपया दूंगा। तो अब क्या होगा, अब रुपया मार्केट में चला गया। तो आज जो स्थिति है, अब थोड़ा दिमाग लगाओ और मुझे बताओ आज जो स्थिति है उसमें सरकार को क्या करना पड़ेगा, आरबीआई को क्या करना पड़ेगा, उनको सेल करना पड़ेगा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को या परचेज करना पड़ेगा। आप बिल्कुल सही पहुंचे हैं, परचेज करना पड़ेगा, मार्केट में डिमांड बढ़ानी है। तो अभी आरबीआई ने यह अनाउंस किया कि हम लोग ओपन मार्केट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। इस बार थोड़ा अलग तरीके से किया है। अब इस बार दो तरीके अलग हैं, इसमें दो तरीके अलग क्या हैं। तरीका नंबर एक जो अलग है वो ये है, सरकार सिर्फ परचेज नहीं कर रही है, वो सेल भी कर रही है। सरकार ने कहा है हम जितना परचेज करेंगे उतना ही सेल भी करेंगे। वो कैसे करेंगे समझिए, उन्होंने कहा कि जो हम परचेज करेंगे वो हम लॉन्ग टर्म के लिए करेंगे। फाइनेंशियल मार्केट में लॉन्ग टर्म का मतलब होता है एनीथिंग विच इज अबव 1 ईयर, 365 डेज से ऊपर जो भी होता है दैट इज नोन एज लॉन्ग टर्म। तो उन्होंने कहा भाई ये जो हम परचेज करेंगे ये करेंगे, इसकी जो मैच्योरिटी डेट होगी जनवरी 2029 से लेकर के मार्च 2031 तक होगी, यानी लंबे समय के लिए परचेज करने वाले हैं। ये 9 साल से 11 साल तक के लिए ये परचेज करेंगे, यानी लंबे समय तक मार्केट में पैसा इन्फ्यूज रहेगा वो वाला, समझ रहे हैं, क्योंकि मैच्योरिटी डेट काफी लंबी वाली है। लेकिन जो सेल करेंगे वो शॉर्ट टर्म होने वाला है। सेल कैसा होगा, वो शॉर्ट टर्म होगा, यानी 1 साल से कम में वो मैच्योर हो जाएगा, तो उसके लिए पैसा ये लोग देंगे। अब इसका इन्होंने क्यों किया है ऐसा कि मार्केट में लिक्विडिटी जाए, लेकिन जब हम चीज़ों को मैनेज करना चाहें तो मैनेज कर लें। जब हमको मार्केट से लगा लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा हो गई है, क्योंकि ऑलरेडी सीआरआर एसएलआर वगैरह की रेट जो है बहुत डाउन है, मार्केट में बैंक भी बहुत एग्रेसिवली इस समय लोन देने में लगे हुए हैं, तो अचानक से ऐसा ना हो कि बहुत सारा मार्केट में पैसा इन्फ्यूज हो जाए। तो उसको बैलेंस करने के लिए हमारे पास कंट्रोलिंग हैंड होना चाहिए। तो इस तरीके से वो मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ा रहे हैं फॉर द लॉन्ग टर्म, और मार्केट में लिक्विडिटी खींचने की व्यवस्था भी उन्होंने कर रखी है। जनरली आरबीआई या तो सिर्फ बेचती है या सिर्फ खरीदती है, यहां पर दोनों कर रहा है। और ये जो दोनों काम जो होते हैं कि एट द सेम टाइम यू आर सेलिंग एज वेल एज परचेजिंग द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इसको एक टर्म से जाना जाता है। इसका एक नाम है, याद रखिएगा, उस नाम इस बार क्वेश्चन में आ सकता है, उसको हम कहते हैं ऑपरेशन ट्विस्ट। they are not only selling but also purchasing the government securities। ऑपरेशन ट्विस्ट इसको कहा जाता है। ये काम यूएस की जो केंद्रीय बैंक है, जो सेंट्रल बैंक है, जिसका नाम है यूएस फेडरल रिजर्व, वो करती है। तो उसी ने ये नाम दिया है ऑपरेशन ट्विस्ट। तो व्हाट इज ऑपरेशन ट्विस्ट? इट इज द सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड परचेजिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एट द सेम टाइम इज नोन एज operation twist. What is open market operation? Open market operation is the policy under monetary policy of RBI in which they sells and purchase the either sells or purchase the government security. अब operation twist open market operation का ही पार्ट है, अलग से कुछ नहीं है। तो open market operation में एक काम तो इन्होंने ये किया है। तो ऑपरेशन ट्विस्ट भैया आपके लिए समझना जरूरी है। इस बार एग्जाम में क्वेश्चन आएगा व्हाट इज ऑपरेशन ट्विस्ट, या ऑपरेशन ट्विस्ट किससे संबंधित है, तो वो मॉनेटरी पॉलिसी संबंधित है, पहली चीज। दूसरी और बड़ा परिवर्तन इस बार जो आया है वो भी समझ लीजिए। आरबीआई ने
देखो आरबीआई जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल करती है, परचेज करती है, वो यूनियन गवर्नमेंट की होती है, स्टेट गवर्नमेंट्स की नहीं होती। पहली बार, मतलब सेकंड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है, पहली बार आरबीआई ने ये किया है कि जो एसडीएल होते हैं, एसडीएल मतलब स्टेट डेवलपमेंट लोन, स्टेट डेवलपमेंट लोन्स, तो आरबीआई ने कहा कि जो स्टेट डेवलपमेंट लोन्स हैं, यानी स्टेट गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटी है, हम वो भी खरीदेंगे, और इसके लिए 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान उन्होंने कर दिया कि 10,000 करोड़ रुपए की हम स्टेट सिक्योरिटी भी खरीदेंगे। ये पहली बार हुआ। इट इज द फर्स्ट टाइम व्हेन आरबीआई इज गोइंग टू परचेज द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स आल्सो, व्हिच इज नोन एज स्टेट डेवलपमेंट लोन्स। 22 अक्टूबर का दिन इसके लिए निर्धारित किया गया है, तो 2-3 दिन बाद 22 तारीख आ रही है, देखते हैं, लेट्स सी कि 22 तारीख को कैसे करते हैं और क्या क्या नई चीजें इसमें डालते हैं। तो इस बार ओपन मार्केट ऑपरेशन के बारे में इतना ही बताऊंगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा। डिटेल में अगर आपको इन चीजें जाननी है तो मॉनेटरी पॉलिसी के आपको लेक्चर देखने पड़ेंगे, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पर दे दिया है, उसमें जाके देख सकते हैं। और आपने वो 3 लेक्चर हैं, अगर आप देख लिए तो जीवन में कभी भी मॉनेटरी पॉलिसी भूलेंगे नहीं, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो ओपन मार्केट ऑपरेशन आएगा इस बार क्वेश्चंस में, एग्जाम्स में। किस तरह से क्वेश्चन पूछेगा मुझे पता नहीं, लेकिन इन्हीं में से कुछ पूछेगा जो आज हमने डिस्कशन किया है। ठीक है जी, चलिए विद दिस, थैंक यू।